नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। ये अपना बीए फोर्थ सेमेस्टर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर समझ लो, ये फोर्थ सेमेस्टर ही समझ लो, ठीक है। इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी क्या हो जाएगा, जियोग्राफी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। आर्थिक भूगोल, आपके एग्जाम में आर्थिक भूगोल आता है, इकोनॉमी भूगोल आता है, उसको स्टार्ट कर रहा हूँ और एमसीक्यू में आपको पूरा कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आज हम पर डे एक यूनिट पढ़ेंगे। अगर ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए 100 से तो भाई 2 भी वीडियो बन सकती है 1 यूनिट की, ठीक है। मगर मैं ये सोचूंगा कि पूरी 1 यूनिट में एक वीडियो में खत्म कर दूं आपके लिए। तो फटाफट लेकर आया हूं, तो फटाफट आप लोग तैयार हो जाएंगे सभी लोग। यूनिट नंबर 1, टोटल आपके 100 क्वेश्चन है इसमें। बात करते हैं तो 97 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। आप बहुत ही धैर्य से क्वेश्चनों को सुनते रहें और याद करते रहें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों के लिए। क्लास में याद करना है सारी की सारे क्वेश्चन। बात करते हैं पहला क्वेश्चन, शुष्क कृषि विश्व के किन भागों में अपनाई जाती है। तो पहली बात करते हैं, ये हमारी पृथ्वी है गोल, ठीक है। यहाँ पर भूमध्य रेखा है। अभी भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। बात करते हैं, इधर जाएंगे तो 23.5 डिग्री, इधर जाएंगे 23.5 डिग्री, इधर कर्क रेखा, इधर मकर रेखा, बीच में भूमध्य रेखा, ठीक है। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, इसी के बीच में ही पाई जाती है बारिश। बाकी ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा टुड्रा मिलेगा, फिर टेंगा मिलेगा। इस साइड में पहुँच जाओगे बिल्कुल ध्रुव की ओर टेंगा देखने को मिल जाता है, टेंगा क्षेत्र प्रदेश है ना। तो यहाँ पर क्या होती है, बिल्कुल ऊपर की ओर देखेंगे तो यहाँ पर कम वर्षा होती है। उसी को हम शुष्क क्षेत्र कहते हैं, जिससे कहते हैं हम क्या कहेंगे भाई, जिसे हम कहेंगे डेल्टाई क्षेत्र। क्या कहेंगे इसको, डेल्टाई क्षेत्र कहेंगे। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 7। अगले बात करते हैं, चावल उत्पादन के लिए सर्वथा उपयुक्त क्षेत्र बताना है। कृषि क्षेत्र कौन सा है। चावल उत्पादन में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन कहाँ देखने को मिलेगा भाई, जहाँ पर बारिश होगी। और बारिश कहाँ होगा, जहाँ पर मानसून होगा। तो बात करते हैं मानसूनी प्रदेशों में आपको क्या मिलेगा, चावल सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाता है। अगली बात करते हैं, ट्रैक फार्मिंग किसके लिए प्रयुक्त होती है। ट्रैक फार्मिंग है वो किसके लिए प्रयुक्त है, ये बताना है, ठीक है। तो ट्रैक फार्मिंग किसके लिए है ना। ट्रैक की बात करते हैं, यहाँ पर जो ट्रैक है, ऐसे याद करो, ट्रैक ट्रैक से क्या भर के आती है आपको, सब्जी वगैरह। तो ऐसे याद कर लो, व्यापारिक उद्यान कृषि जो है, जो साग सब्जी वगैरह होती है, वो ट्रैक खेती पर ही होती हैं। क्या होती हैं, साग सब्जी की बात करते हैं। जैसे हम सब्जी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपके लिए याद करने के लिए। जो सब्जी है ट्रैक से क्या जाएंगी सब्जी, और सब्जी ही जो व्यापारिक उद्यान क्या है, सब्जी है, आलू है, गोभी है, ये सारी की सारी क्या है, ट्रैक फार्मिंग है। तो बात करते हैं ट्रैक फार्मिंग किसके लिए प्रयुक्त है। तो आपको ट्रैक में भर के क्या जाएगी, व्यापार से सब्जी। तो व्यापारिक उद्यान कृषि के लिए क्या हो जाएगी, ट्रैक फार्मिंग है। अगले आपको सब्जी भी देखने को मिलेगी इसी में, ठीक है। अगले बात करते हैं, सामूहिक कृषि कहाँ प्रचलित है। समूह में कृषि कहाँ होती है, ये बताना है आपके लिए। देखो बेल्ट कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका का आपको देखने को मिलेगा बेल्ट, ठीक है। पंपास की बात करते हैं, ये अर्जेंटीना में देखने को मिल जाता है। कहाँ पर, अर्जेंटीना में देखने को मिल जाता है। वही बात करें प्रेरी कहाँ मिलेगा, उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलेगा। उत्तरी यूएसए लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, उत्तरी यूएसए में देखने मिलेगा। स्टेपी कहाँ मिलेगा, ये यूरोप का है। कहाँ का, यूरोप का है। और सबसे सामूहिक कृषि कहाँ मिलेगी, ये दक्षिणी पूर्वी यूरोप में ही देखने को मिलेगी। स्टेपी घास के मैदान में आपको देखने को मिल जाती है। तो सामूहिक कृषि कहाँ पाई जाएगी, आप कहोगे स्टेपी मैदान में आपको देखने को मिलेगी, तो यूरोप में पड़ेगा। अगले बात करते हैं, बागाती कृषि की विशेषता नहीं है। अब बागाती कृषि की कौन सी विशेषता नहीं है, ये बताना है आपके लिए, ठीक है। देखो वाणिज्यिक कृषि की बात करते हैं, बिल्कुल होगी, इकोनॉमी की भी यहाँ पर जरूरत होगी। जब बागाती कृषि करते हैं तो पैसे की जरूरत पड़ती है, और इकोनॉमी खेती वाणिज्यिक कृषि से ही विकास हुआ है। वही बात करते हैं शकल सस्य कृषि, ये तो भाई बागाती इकोनॉमी कृषि की एक विशेषता है। बात करें उष्णकटिबंधीय कृषि भी आपको देखने मिलेगी। मगर निर्वाह कृषि कि भाई एक यहाँ, इसे झूम खेती भी कहते हैं। निर्वाह कृषि एक जगह की, फिर अगले कर दी, फिर वहां से हटकर अगले चल गए, तो वो होती है निर्वाह कृषि। ये बागाती कृषि की विशेषता नहीं है, निर्वाह खेती, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, निर्वाह कृषि। अगले बात करते हैं, मानसून एशिया में प्रचलित है। क्या है मानसून एशिया में प्रचलित, ठीक है। मानसून एशिया में क्या प्रचलित है, देखो बात करते हैं मानसून, जहां पर मानसून होगा वहां पर लोग ज्यादा होंगे, वहां पर लोग ज्यादा होंगे। एशिया में ज्यादा लोग हैं भाई, तो वहां क्या करते हैं, सघन कृषि करते हैं। बहुत कम समय में, मतलब बहुत ज़्यादा कृषि, छोटे छोटे क्षेत्रों पे कृषि आपको देखने को मिलेंगी। जो हमारे खेत हैं वो छोटे छोटे बटे हुए देखने को मिलेंगे। एशिया, हम एशिया में है, चीन एशिया में, ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ की, एशिया की है, ठीक है। क्षेत्रफल भी एशिया का है और ज़्यादा पॉपुलेशन भी कहाँ की, एशिया की है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होती है, सघन कृषि आपको देखने को मिल जाती है। अगले बात करते हैं, गंगा के मैदान में अधिकांश कृषक अपनाते हैं, क्या अपनाते हैं, ये बताना है ना। जो गंगा का मैदान आपको देखने को मिलेगा, यहां पर कौन सी कृषि अपनाते हैं, ये बताना है। तो बात करते हैं स्थानबद्ध, तो स्थान पर ही बद्ध हो जाते हैं, क्योंकि गंगा का मैदान क्या है, ये एक बांगर क्षेत्र है, जहां पर पानी नहीं पहुंच पाता, जहां पर नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता, उसे क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। तो वही है स्थानबद्ध, कौन सा, स्थानबद्ध कृषि जो होती है वो गंगा के मैदान में की जाती है। मान लेते हैं ये स्थान हमने घेर लिया, तो उसी स्थान पर खेती करते रहेंगे।
रहेंगे क्योंकि ये उपजाऊ खेती होती है, ठीक है। अगले बात करते हैं, विस्तृत कृषि का तत्व नहीं है। जो विस्तृत कृषि की बात कर रहा है वो कौन सा नहीं है? विस्तृत कृषि, देखो विस्तृत कृषि मतलब बात करते हैं जो हमारी अमेरिका है, यूएसए की बात कर लें। यूएसए में क्या है, यूएसए में जो कृषि है वो क्या है, ज्यादा विस्तृत कृषि है, कम लोग ज्यादा खेती, क्या है, कम लोग ज्यादा खेती आपको देखने को मिलेगी। तो प्रति हेक्टर अधिक उत्पादन, बिल्कुल नहीं। देखो यूएसए की बात करते हैं, यूएसए प्रति हेक्टर अधिक उत्पादन से मतलब नहीं है, विस्तृत कृषि है, चाहे उत्पादन कैसा भी हो, ठीक है, प्रति हेक्टर से ही मतलब नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल गलत है। प्रति व्यक्ति उच्च आय, बिल्कुल सही। जब ज्यादा क्षेत्रफल होगा और कम व्यक्ति होंगे तो क्या होगा, प्रति व्यक्ति उच्च आय होगी, बिल्कुल होगी। बात करते हैं फार्मों का विशाल आकार होगा, बिल्कुल होगा, छोटे छोटे होंगे सघन कृषि की तरह। बात करते हैं प्रति फॉर्म अधिक आय वाला होगा, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ये भी बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो विस्तृत कृषि कहाँ मिलेगी, यूएसए में आपको देखने को मिल जाती है, अमेरिका में। अगले बात करते हैं वेनेजुएला में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहा जाता है? तो वेनेजुएला, मैंने कहा वेनेजुएला, तो जुएला, भाई जुएला, जुए में खेलेंगे, जुए में क्या खोलोगे, जब जुए खेलोगे तो कहाँ खेलोगे, आपको कोने में जाकर। तो यहाँ पर कौन को ऐसे आपको ट्रिक बनाई बस मैंने सिर्फ, ठीक है। ये स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, अपने भारत की बात करें, उत्तरी भारत की बात करें तो इसको झूम खेती कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसी को हम झूम खेती कहते हैं अपने भारत के अंतर्गत। अगर हम स्थानांतरित कृषि को भारत की बात करें तो भारत में इसे झूम खेती कहते हैं। तो जनजातीय जो समुदाय होता है वो आपको देखने को इसमें मिलता है। इसी प्रकार से झूम खेती को वेनेजुएला में क्या कहा जाता है, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। तो इसको कौन को कहे जाते हैं, तो याद कैसे करना है, जुआ खेलेंगे कोने में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कौन को, ऐसे इसको याद कर सकते हो आप, ठीक है। ये ट्रिक बनाते हैं छोटी छोटी। बात करते हैं चाइना, स्थानांतरशील कृषि कहाँ पर होती है? अब वही बात है, ये चाइना नाम रख दिया है किसका, झूम खेती का। यहां पर भी बात वही की गई है कि झूम खेती जो है उसको चाइना किस देश में कहते हैं, है ना, चाइना किस देश में कहते हैं? तो चाइना कहाँ कहते हैं, चैन, सोने की चैन, लंका की चैन, तो ऐसे आप याद कर लो, श्रीलंका में कहते हैं चन्ना। तो स्थानांतरितशील कृषि को चन्ना कहाँ कहा जाता है, सीधी बात ये पूछी गई है। तो झूम खेती को चन्ना कहाँ कहते हैं, श्रीलंका में कहते हैं। अगले बात करते हैं, यहां दे रखा है डरबेट लुहेटलेसी ने विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में वर्गीकृत किया है? तो देखो जब कभी ऐसा आपको देखने को, डरबेट में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है तो मैं ऐसा कर दूंगा, 3 बन जाएगा। तो बात करते हैं 13 कृषि क्षेत्रों में इसने डिवाइड किया था भाई, ठीक है। अगले बात करते हैं, आर्थिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। अब इकोनॉमी भूगोल हम पढ़ ही रहे हैं, तो इसके अध्ययन में क्या सम्मिलित नहीं है ये आपको यहां पर बताना है, ठीक है। इकोनॉमी भूगोल जो है उसमें क्या सम्मिलित नहीं है। अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन, बिल्कुल होगा भी, प्राकृतिक संसाधन नहीं होंगे तो हम इकोनॉमी डेवलप नहीं कर पाएंगे। मानवीय संसाधनों का अध्ययन बिल्कुल देखने मिलेगा। क्या प्रजातियों के वर्गीकरण का अध्ययन मिलेगा? अरे वर्गीकरण से तो कोई मतलब ही नहीं होगा इकोनॉमी के अंतर्गत। तो बात करते हैं, ये बिल्कुल गलत दे रखा है। तो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, ये बिल्कुल सही है, ये तीनों की तीनों बिल्कुल सही। तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आपको क्या नहीं मिलेगा, मिलेंगे क्या क्या चीज, प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन मिलेगा, मानवीय संसाधनों का अध्ययन मिलेगा। बात करते हैं आर्थिक क्रियाओं का भी क्या मिलेगा, अध्ययन देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगले बात कर लेते हैं थोड़ी सी, इसकी बात करते हैं, सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? तो बात करते हैं सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो अभी हमने पढ़ा था 13 भागों में डिवाइड किया था, किसने? आपको डी व्हिटलेसी ने, किसने? डी व्हिटलेसी ने इसको डिवाइड किया था 13 भागों में। कितने भागों में? आपको 13 भागों में इसको डिवाइड किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना भी, 13 भागों में। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा प्रमुखता गहन निर्वाह के कृषि कार्य करता है? तो गहन निर्वाह से देखो बात करती है गहन, गहन को संघनन भी कह सकते हैं। यहीं पर जो गहन दे रखा है इसको मैं संघनन भी कह सकता हूं। गहन और संघनन कृषि कहां मिलेगी? जहां पर मानसून ज्यादा होगा, जहां पर क्या होगा, मानसून अच्छा होगा। अगर हम बात करें दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात कर लें तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा, आप बोगे मानसून ज्यादा मिलेगा और यहां पर भी लोग भी ज्यादा हैं और बात करते हैं कृषि भी सघन होती है। छोटे छोटे क्षेत्र पर डिवाइड हैं, ज्यादा लोग जनसंख्या क्या है, छोटे छोटे खेत हैं, उन पर संघन कृषि करते रहते हैं, ठीक है। अगले बात कर लेते हैं, यहां देखा है विकासशील राष्ट्रों के चावल उत्पादक प्रदेशों में जीवन निर्वाहक गहन कृषि को निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो जीवन निर्वाहक गहन कृषि की बात कर रहा है,
तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वह कौन सी है ये बताना है। तो आप कहेंगे देखो गहन, गहन देखो यहाँ मैंने कहा गहन, गहन ऊपर ही पढ़ा था हमने, ये तो गहन, गहन माने क्या हो जाएगा, संघनन की बात कर रहा है, जो कहाँ मिलेगा, हमारे मानसूनी एशिया के अंतर्गत देखने को मिलेगी। गहन संघनन कृषि की बात करते हैं एशिया के अंतर्गत। तो यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, छोटे छोटे खेत में डिवाइड होगा। तो देखा है बृहद आकार की कृषि होगी, नहीं, ये तो यूएसए में होती है, विस्तृत कृषि इसे कहते हैं। बहुत छोटे आकार की कृषि देखने को मिलेंगी, जोते, तो ये कहाँ मिलेंगी, गहन बात करते हैं, जीवन निर्वाह गहन कृषि, जिसे हम संग्रहण कृषि भी कहते हैं, वहां पर आपको देखने को मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण विशेषता भी देखने को ये मिल जाती है। अगली बात कर लेते हैं, यहाँ देखा है स्थानांतरित कृषि की सर्वाधिक शुरुआत, सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई थी, झूम खेती की सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई थी, ये बताना है। तो झूम खेती, एक जगह वह रुके, वहाँ के पेड़ काटे, वहाँ के जो पत्ते वगैरह थे उसी में जलाए, और जब तक वो पैदावार देती है तब तक करते हैं, उसके बाद अगली जगह पर पहुँचते हैं, वहाँ पर वनों को काटते हैं, फिर वहाँ पर करते हैं। जनजातियों की ये समुदाय होती है, जनजात करते हैं झूम खेती के लिए। तो ये सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई थी झूम खेती, तो आपको ये थाईलैंड में स्टार्ट हुई थी। कहाँ पर, थाईलैंड में स्टार्ट हुई थी झूम खेती सबसे पहले, ठीक है। अगले बात करेंगे सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित कहाँ पर है, सर्वाधिक सघन खेती, सबसे ज्यादा छोटे छोटे खेत आपको कहाँ देखने को मिल जाते हैं, सबसे ज्यादा छोटी छोटी जोतें आपको कहाँ देखने को मिल जाती हैं, ये आपको यहाँ पर बता। तो बात करते हैं सबसे ज्यादा छोटी छोटी जोत हमें कहाँ मिलेंगी, जापान में देखने को मिलती है। कहाँ पर, जापान में देखने को मिल जाती, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर द, कौन सा रहेगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। अगले बढ़ते हैं, तो यहां दे रखा है आर्थिक भूगोल के प्रतिरूप को प्रभावित करते हैं। जो आर्थिक भूगोल है, इकोनॉमी भूगोल को प्रभावित कौन करते हैं, ये आपसे सिंपली पूछ रखा है, कौन प्रभावित करते हैं। तो आपको कि प्राकृतिक संसाधन, मानवीय गुण, तकनीकी या फिर उपयोग, सभी। देखो बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन तो होते ही होते हैं, वर्षा जो हो गई, बात करते हैं मानवीय गुण भी हो गए, आपके अंदर दिमाग ही नहीं कहाँ से कर लोगे, तकनीकी भी हो जाती हैं, ट्रैक्टर वगैरह हो गए। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, उपरोक्त सभी आपकी हो जाएगी आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। अगले बात करते हैं, सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व आर्थिक निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था। सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण की बात कर रहा है, तो ये पहले पढ़ चुके हैं, 13 भागों में डिवाइड किया था किसने, डी व्हिटलिसी ने इसको डिवाइड किया था, ठीक है, 13 भागों में। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रैक फार्मिंग का दूसरा नाम है। देखो फिर आ गई वही बात, ट्रैक से क्या ले जाएंगे, आपको फल और सब्जी ले जाएंगे, तो वही व्यापारिक कृषि की यहाँ पर बात हो जाती है। तो निम्नलिखित में से की बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है। तो आपको फल व सब्जी की कृषि आपको देखने को मिलेगी, ये मैंने पहले भी आपको ट्रिक से बताई थी। अगली बात करते हैं, विस्तृत व्यापारिक अन्य कृषि की विशेषता क्या है। विस्तृत व्यापारिक अन्य कृषि की बात कर रहा है, जो ऊपर हमने ट्रक फार्मिंग की बात की है, इसकी विशेषता क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है, क्या है ये आपको यहां पर बताना है। अगर हम बात करते हैं इसकी जो मुख्य विशेषता है, वो जनसंख्या कैसी होनी चाहिए, जनसंख्या निम्न होगी, उच्च प्रौद्योगिकी होगी। कैसे होगी, जनसंख्या निम्न होगी, जनसंख्या के निम्न घनत्व होगा, और बात करते हैं उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्र होंगे, जैसे यूएसए की हम बात कर लेते हैं, तो वहां पर कृषि आपको देखने को मिलेगी अच्छी, ठीक है। तो बात करते हैं विस्तृत व्यापारिक अन्य कृषि को विशेषता क्या होती है, आपको जनसंख्या निम्न होगी, और बात करते हैं उच्च औद्योगिक क्षेत्र होंगे। अगले बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। जैसे आपने देखा ही होगा, व्यापारिक कृषि कहाँ मिलेगी, जहां पर ज्यादा क्षेत्रफल होगा और कम लोग होंगे, वहां पर व्यापारिक कृषि मिलेगी, व्यापारिक अन्न मिलेगा। जैसे आप यूएसए में देखो, अच्छी अच्छी तकनीकी देखने को मिलती है, बड़े बड़े मशीनें देखने को मिल जाती हैं। अगले बात करते हैं, विस्तृत कृषि में क्या देखने को मिलता है, विस्तृत कृषि में क्या देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पर प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि भाई प्रति व्यक्ति कम है, ज्यादा क्षेत्रफल है, तो उत्पादन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बात करते हैं, तो प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या देखने को मिलेगा, अधिक देखने को मिलेगा। आर्थिक भूगोल में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं होता है, जो इकोनॉमी भूगोल है उसमें किसका अध्ययन देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करते हैं, पहला आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्रीय भिन्नता देखने को मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। आर्थिक क्रियाओं का स्थानीय वितरण देखने को मिलेगा, आर्थिक विवादों का निवारण देखने को मिलेगा। अरे विवादों से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, तो हम तो इकोनॉमी भूगोल की बात कर रहे हैं, विवाद कहाँ से आ गया यहाँ पर। तो आर्थिक संसाधनों का वितरण भी देखने को मिलेगा। तो आंसर क्या रहेंगे, तीनों के तीनों हमारा गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7। अगले बात करते हैं, जियोग्राफी डैश वेल्थ नेडेल्स पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो जब कभी आपको यहाँ पर डैश देखने को मिले, तो ड आप देख लेना बस, कौन सा ढा, तो आपको एंड्री ने, किसने, एंड्री ने। तो ये ट्रिक है छोटी सी, तो कहेंगे जियोग्राफिक
जियोग्राफिक डैश वेल्थ नेडल्स किसकी पुस्तक है? तो आप कहोगे ये है एंड्री नेगी। किसकी? एंड्री नेगी। अगले बात करते हैं, आर्थिक भूगोल में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन होता है? जो इकोनॉमी भूगोल है उसमें किसका अध्ययन देखने को मिलता है? डायरेक्टली ये आपको बताना है यहाँ पर। तो किसका देखने मिलेगा? आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्रीय वितरण देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्रीय वितरण देखने को मिलेगा। अगले बात करते हैं, विश्व का आर्थिक भूगोल जियोग्राफिकल, बात करते हैं इकोनॉमी जियोग्राफिकल ऑफ वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो विश्व का आर्थिक भूगोल, विश्व का आर्थिक भूगोल ये आपको किसको मिलेगी? आपको शॉ, किसकी? शॉ की देखने को मिलेगी। विश्व का आर्थिक भूगोल इकोनॉमी जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड पुस्तक किसकी है? आपको शॉ की है। किसकी है भी? शॉ की है। अगले बात करते हैं, आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र कौन सा है? जो आर्थिक भूगोल है, इकोनॉमी भूगोल है, उसका विषय क्षेत्र आपको क्या देखने को मिलेगा? देखो हम पढ़ चुके हैं, इससे पढ़ रहे हैं आर्थिक भूगोल और बहुत क्वेश्चन ऐसे पढ़ लिए हमने, तो आराम से देख सकते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन होगा, बिल्कुल होगा। मानवीय संसाधनों का मूल्यांकन होगा, आर्थिक संसाधनों का मूल्यांकन होगा। उपयुक्त सभी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। अगली बात करते हैं, आर्थिक भूगोल भूगोल के किस विषय की शाखा है? जो इकोनॉमी भूगोल है वो भूगोल के किस विषय की शाखा है, ये बताना है। ठीक है, इकोनॉमी भूगोल किसकी होगी? तो आपको मानव भूगोल की शाखा है। ये किसकी है? मानव भूगोल की शाखा देखने को मिलेगी इकोनॉमी भूगोल, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। अगर हमसे ये रिलेटेड नहीं होती तो हम इसको नहीं पढ़ते। ठीक है, तो इसीलिए आर्थिक भूगोल जो है, इकोनॉमी भूगोल है, वो किसकी? मानव भूगोल की एक शाखा है। अगले बात करते हैं, आर्थिक भूगोल का विकास वाणिज्यिक भूगोल के रूप में 1862 में प्रकाशित पुस्तक जियोग्राफी डैश वेल्थ डेल्स ने से माना जाता है। बताइए पुस्तक किसकी है? तो अभी हमने देखी थी यहां पर डैश, तो डैश से मैंने क्या कहा था? डा देखने को मिलेगा, तो एंड्री की है। किसकी है? ये एंड्री की है। अगले बात करते हैं, आर्थिक भूगोल का विकास सर्वप्रथम किस रूप में हुआ था? जो इकोनॉमी भूगोल है उसका विकास सर्वप्रथम किस रूप में हुआ था? तो अभी इसको हम पढ़ रहे थे मानव भूगोल। ठीक है, मानव भूगोल के रूप में हुआ था। जब तक ये हमसे रिलेटेड नहीं होगा हम इसकी खोज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मानव बहुत लालची है। ठीक है, अगले बात करते हैं, यहां रखा है, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत उन सब भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन आता है जो वस्तुओं की व्युत्पत्ति, उसके विनिमय स्थानांतरण का प्रभाव डालती हैं। उक्त कथन किस भूगोल विद का है? ये कथन जो है वो किस भूगोल विद का है, ये बताना है। तो ये आपको मिलेगा किसका? आपको चिसोल्म का। किसका? चिसोल्म का आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगले बात करते हैं, आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य शामिल है? जो इकोनॉमी भूगोल है उसमें कौन सा तथ्य आपको शामिल देखने को मिल जाता है? जैसे हम बात करेंगे, वह आर्थिक क्रियाओं और उनके जीवो जीवोपार्जन का अध्ययन है। बिल्कुल सही है। तो बात करें, ये बात सही है। यह मानव के भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन है। बिल्कुल सही है। यह विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाला आर्थिक क्रियाओं के उत्पादन, वितरण, उपभोग, वाणिज्य और परिवहन का अध्ययन है। बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। कौन सा रहेगा? उपरोक्त सभी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पशुपालन सर्वाधिक विकसित है? देखो पशुपालन कहाँ विकसित होगा ये बताना है ना। बताइए कहाँ पे है पशुपालन सबसे ज्यादा विकसित आपको देखने को कहां मिलेगा? देखो अगर हम बात करेंगे भूमध्य सागरीय प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है तो यहाँ पर वनों की क्षेत्रफल ज्यादा है। ठीक है, वही बात करें उष्ण कटिबंधीय प्रदेश की बात करते हैं तो उष्ण कटिबंधीय, जैसे हमारा भारत है वो उष्ण कटिबंधीय आता, उसमें आता, आधा कटिबंधीय में आता है। ठीक है, तो हमारा क्या है? उष्ण कटिबंधीय है। उसी प्रकार से बात करते हैं ध्रुवीय प्रदेश की बात करें, ध्रुवीय प्रदेश में तो जानवर ज्यादा बहुत कम मिलता है, वहां पर बर्फ आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। मगर प्रेरी घास के मैदान आपको देखने को मिलेंगे उत्तरी अमेरिका में। प्रेरी है, स्टेपी यूरोप का है, दक्षिणी पूर्वी यूरोप का आपको देखने को मिलेगा स्टेपी, और एशिया, और जो पेरी कहाँ मिलेगा? पेरी उत्तरी अमेरिका का मिलेगा। जिसे क्या कहते हैं? जिसको हम जानवरों के एक प्रकार से जैसे ही प्रेरी घास के मैदान उगते हैं बर्फ वहां पर हटती है। ठीक है, तो यहीं पर क्या देखने को मिलेगा? फिर यहाँ पर घास छा जाती है और इसी को क्या कहते हैं? फिर पशुपालन यहाँ पर सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो प्रेरी एवं स्टेपी जो घास के मैदान है, पशुपालन सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, स्टेपी दक्षिणी पूर्वी यूरोप में। ठीक है, अगली बात करते हैं, विकासशील राष्ट्रों के चावल उत्पादन प्रदेशों के में जीवन निर्वाह गहन कृषि की निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता देखने को मिलेगी? देखो चावल उत्पादन की बात कर रहा है, चावल उत्पादन के बारे में बात कर रहा है। तो विकासशील राष्ट्रों के चावल उत्पादन में जीवन निर्वाह गहन कृषि को निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण विशेषता देखने को मिल जाती है? तो ये वेरी वेरी ह्यूज और बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो बात करते हैं चावल, चावल कहाँ मिलेगा? अब गहन कृषि की बात वैसे नहीं कहती उसने, तो बहुत छोटे आकार की कृषि जोते आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर, और चावल की खेती कुछ ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अगली बात करते हैं, विस्तृत व्यापारिक अन्य कृषि विशेषता निम्न में से किस भाग की है? तो बात करते हैं विस्तृत व्यापारिक कृषि अन्य कृषि विशेषता। मैंने कहा विस्तृत व्यापारिक, विस्तृत व्यापारिक मतलब विस्तृत है,
कम लोग ज्यादा क्षेत्रफल कहाँ मिलेगा? यूएसए। तो बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदानी भाग की बात कर रहा है वो सीधे राइटली। अगले बात करते हैं, यहां देखा है लद्दाख कृषि संबंधित है। जो लद्दाख कृषि है वो कहाँ से संबंधित है? ठीक है, लद्दाख कृषि जो है वो कहाँ संबंधित है? तो आपको ये मलेशिया से आपको देखने को मिलेगी लद्दाख कृषि। ठीक है, अगले बात करते हैं गहन निर्वाहक कृषि की विशेषता क्या मिलेगी? गहन, देखो गहन की बात कर रहा है, संघनन, गहन माने संघनन, है ना, संघनन देखने की बात कर रहा है। तो वहां पर क्या मिलेगा? जनसंख्या ज्यादा होगी, है ना, जनसंख्या क्या होगी आपको की जनसंख्या ज्यादा होगी, और प्रौद्योगिकी क्या होगा? क्षेत्रफल कम होगा, है। तो बात करते हैं जैसे जैसे हम जनसंख्या उच्च उच्च घनत्व होगा, बिल्कुल उच्च घनत्व होगा, निम्न घनत्व वाले तो वैसे ही काट दूं आप, तो उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र वाले होंगे, जनसंख्या क्या उच्च घनत्व होगा, उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्र होंगे। उच्च प्रौद्योगिकी कैसे हो जाएंगे भैया ये बताओ? जहां पर जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है, क्षेत्रफल कम है, तो वहां पर उच्च प्रौद्योगिकी बड़े बड़े उद्योग कैसे देखने को मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनरी देखने को मिलेंगी? नहीं मिलेंगी, क्योंकि वह खुद से ही विकासशील ना हो पाएंगे, है ना, विकासशील की श्रेणी में रहेंगे, विकसित नहीं हो पाएंगे। तो बात करते हैं जहां पर जनसंख्या के उच्च घनत्व देखने को मिलेगा और निम्न प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है? जैसे हमारा भारत है, यहाँ पर क्या है? भारत में जनसंख्या उच्च है, इस और बात चीन में जनसंख्या उच्च है, मगर निम्न प्रौद्योगिकी क्षेत्र वाले यहाँ पर देखने को आपको मिलते हैं। अगली बात करते हैं, यहाँ देखा है सघन निर्वहन कृषि क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो सघन, बताओ सघन में कौन सा शामिल नहीं है? देखो बात करते हैं चीन है, भारत है, और बात करते हैं मलेशिया, फिर मैक्सिको। अब बताओ इसमें आंसर कौन सा रहेगा? क्वेश्चन बहुत अच्छा फांस दिया अभी इसने, क्वेश्चन बहुत अच्छा फांस दिया। हाँ, अब मलेशिया, मलेशिया भी पड़ेगा एशिया के टाइम में। ये अब बात करते हैं मैक्सिको, मैक्सिको यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ पड़ेगा आपको? ये पड़ेगा यू एशिया से हटके। ठीक है, अगले बात करते हैं, यहाँ देखा है व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि निम्न में से शामिल नहीं है। तो व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि ये कहाँ पर शामिल नहीं है ये बताएं आपके लिए। तो व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि कहाँ नहीं मिलेगी? हमारे भारत में ही नहीं मिलेगी, दक्षिण भारत में। ठीक है, अगले बात करते हैं, यहाँ दे रखा है चलवासी पशुचारक वर्ग में सम्मिलित नहीं है। जो चलवासी है, चलवासी पशुचारक वर्ग में कौन शामिल नहीं है ये बताना है आपके लिए। कौन सी जनजाति शामिल नहीं है? जनजाति दे रखी यहाँ पर आपके लिए देशों की। तो बात करते हैं मसाई जनजाति है, बात करते हैं तुम्हारा हॉन्टेट है, और फुलानी, मगर बात करते हैं पिम्मी। ये पिम्मी जनजाति आपको देखने को पशुपालन, ये पशुपालन नहीं करती है पिम्मी जनजाति, सीधे आप ऐसे याद कर सकते हो। बात करते हैं बहू कहाँ की? चलबासी पशुचारक जनजाति है। तो बहू कहाँ की है भाई? बहू है सऊदी अरब की। ठीक है, तो सऊदी अरब की जनजाति देखने को मिलेगी जो पशुपालन करती है, कौन? बहू जनजाति। अगले बात कर, यहाँ रखा है उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से आता है? तो उत्तर पूर्वी बात कर रहा है, तो उत्तर पूर्व मेघालय सिक्किम वगैरह, इसमें क्या कहते हैं इसके लिए? तो हाँ, मेघालय हो गया अपना, सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और इधर उड़ीसा हो गया, फिर पहुंच जाओ ऊपर, ठीक है, पश्चिम बिहार हो गया, और उधर पहुंच जाओगे तो अपनी पूर्व साइड में, ठीक है, उत्तरी पूर्वी साइड में, मतलब उधर पहुंच जाओ, असम है तुम्हारा, ठीक है, मेघालय है, उस साइड में से क्या कहते हैं? उस साइड में इसको झूम खेती कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम खेती कहा जाता है। ठीक है, अगले बात कर, चन्ना कहाँ कहते हैं? चन्ना भी श्रीलंका में कहते हैं। कहाँ कहते हैं? श्रीलंका में चन्ना कहते हैं। अगले बात करें, निम्नलिखित को मनुष्य को भोजन रुचि भिन्न भिन्न पाई जाती है। मनुष्य की जो भोजन रुचि है वो भिन्न भिन्न पाई जाती है। भोजन की इन भिन्नता में कौन सा कारक प्रभावित होता है? तो कौन सा कारक प्रभावित होता है? जलवायु। जहाँ की जलवायु जैसी होगी भाई भोजन वहाँ का वैसा होगा। तो आप कहोगे जलवायु परिवर्तन, तो समझ लो साग सब्जी में भी परिवर्तन। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर सब्जी कम होगी, फल ज़्यादा होंगे तो जहाँ पर फल ज़्यादा खाए जाएंगे, जहाँ पर अन्न ज़्यादा होगा वहाँ पर अन्न ज़्यादा खाया जाएगा, जहाँ पर चावल ज़्यादा होगा वहाँ पर चावल ज़्यादा खाया जाएगा। तो ये सब कुछ निर्भर किस पर करता है? हमारी बात करते हैं मानसून पर। अगली बात करते हैं सफ़ेद कॉलर श्रमिक, हाँ, व्हाइट कॉलर वर्कर निम्नलिखित में से कौन से श्रमिक होते हैं? तो जो व्हाइट कॉलर, जिनकी व्हाइट कॉलर रहेगी, भाई आराम से बैठे हैं, कहाँ पर बैठे हैं? तो आप कहोगे भाई गवर्नमेंट नौकरी लग गई है और आराम से बैठे हैं कुर्सी पर, कॉलर भी गंदी नहीं हो रही है, तो उसे कहेंगे राजकीय सेवाओं में लगे हुए व्यक्ति। इसे क्या कहते हैं? सफेद कॉलर श्रमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट कॉलर वर्कर कहते हैं इनके लिए। अगले बात करते हैं आर्थिक भूगोल का अंग। आर्थिक भूगोल का अंग नहीं है, तो बताओ कौन सा नहीं है?
आर्थिक भूगोल का अंग कौन सा नहीं है, ये आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो बात करते हैं, देखो संसाधन भूगोल होगा, भाई संसाधन नहीं हो काम कैसे करोगे। औद्योगिक भूगोल होगा, औद्योगिक नहीं हो काम कैसे करोगे। कृषि भूगोल होगा, अरे पर्यावरण से कोई मतलब ही नहीं है, पर्यावरण नहीं भी होगा तभी चल जाएगा, ठीक है। तो आर्थिक भूगोल इकोनॉमी की बात कर रहा है, पैसे की बात कर रहा है, तो ये सारे के सारे कौन सा नहीं है आप कहोगे, पर्यावरण भूगोल नहीं है। अगले बात करते हैं, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है। तो आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन में कौन सा सम्मिलित नहीं है बताना है, ठीक है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो बात करते हैं, आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्रीय वितरण है, आर्थिक भूदृश्यता है, स्थानीय संगठन है, मगर जनसंख्यांकी से मतलब क्या है इसमें, जनसंख्यांकी से मतलब ही क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सा रहेगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, आर्थिक भूगोल के क्षेत्र के अंतर्गत क्या नहीं आता, जो इकोनॉमी भूगोल है उसके अंतर्गत क्या नहीं आता। देखो बात करते हैं यहाँ पर क्या नहीं आता, प्राकृतिक संसाधन तो देखने को मिलेंगे, मानवीय संसाधन, आर्थिक संसाधन, मगर बात करते हैं सामाजिक संसाधन, समाज से क्या मतलब है भाई इसके अंतर्गत, तो राजनीति थोड़ी कर रहे हैं। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर था। आर्थिक भूगोल मानव के जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता और विषमता का अध्ययन करता है। यह परिभाषा किसने दी थी, तो भैया परिभाषा बहुत अच्छी है ना। परिभाषा आपको याद करनी पड़ेंगी, एक दो परिभाषा आपके एग्जाम में आने वाली हैं। तो आपको ये है तुम्हारी आर ई फर्मी की, किसकी, आर ई फर्मी की, मर्फी की आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप इसको याद कर लेना कि आर्थिक भूगोल मानव के जीवन जीविकोपार्जन की विधियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलाने वाली समानता और विषमता का अध्ययन है। ये किसने कहा, ये कहा मर्फी ने, ठीक है। अगले बात करते हैं, आर्थिक भूगोल का केंद्र बिंदु क्या है, जो इकोनॉमी भूगोल है इसका केंद्र बिंदु क्या होता है, केंद्र बिंदु क्या है। तो ये है प्राकृतिक संसाधन, कौन सा, प्राकृतिक संसाधन केंद्र बिंदु, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से होगा, जब तक पर्यावरण नहीं है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो कैसे कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, जो आर्थिक भूगोल का केंद्र बिंदु वो कौन सा, प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी नहीं होगी भूगोल मतलब बात कर सकते, खेती नहीं कर सकते, है ना, तो वही है, ठीक है। अगले बात करते हैं, आर्थिक भूगोल का विकास वाणिज्यिक भूगोल के रूप में 1862 में प्रकाशित किया, जिसे कहते हैं जियोग्राफी, वही आ गया जियोग्राफी डेस वेल्थ वेल्थेल डेल्स, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। ये पुस्तक किसकी है, तो मैंने कहा था डे देखो, यहाँ पर डे देखो, तो ये एंड्री की देखने को मिलेगी, किसकी देखने को मिलेगी आपको, एंड्री की देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं, आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है, जो इकोनॉमी भूगोल है वो किस विषय की शाखा है, तो हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, मानव भूगोल की शाखा है। आर्थिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं में आप किसे शामिल नहीं करेंगे, जो इकोनॉमी भूगोल है उसमें किसको शामिल नहीं करोगे, संसाधन करोगे बिल्कुल करेंगे, कृषि भूगोल करोगे करेंगे भी, औद्योगिक करेंगे, मगर प्रजातीय भूगोल से मतलब क्या है, ये प्रजाति कहाँ से आ गई इसमें, है ना, तो प्रजातीय भूगोल से कोई मतलब है नहीं। अगले बात करते हैं, आर्थिक भूगोल कैसा विषय है, जो इकोनॉमी भूगोल है वो कैसा विषय है, तो आपको ये कैसा है, ये गतिशील विषय है, कैसा है, ये एक गतिशील विषय है, कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा। अगले बात करते हैं, किसी विषय के स्वरूप की अभिव्यक्ति निम्न में से किसके द्वारा होती है, किसी विषय के स्वरूप की अभिव्यक्ति निम्न में से किसके द्वारा होती है। तो बात करते हैं किसके द्वारा होगी, तो आपको कि ये होती होगी जी किसकी, संकल्पना के द्वारा, किसके द्वारा, किसी की संकल्पना करेंगे तभी उसकी अभिवृद्धि देखने को मिलती है, ठीक है। अगर हम संकल्पना ही नहीं करेंगे कि हम इसे करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी कृषि अपनाई जाती है। तो सहकारी कृषि लोग साथ साथ काम करेंगे, कहाँ करेंगे, लोग साथ साथ काम करेंगे, तो ये कहाँ मिलेगा भाई, मुझे नींद आ गई तू काम कर ले, मुझे नींद आ गई तू काम कर ले, तो सहकारी कृषि कहाँ मिलेगी, नीदरलैंड में आपको देखने को मिलेगी, कहाँ मिलेगी, सहकारी कृषि कहाँ मिलेगी, नीदरलैंड में देखने को आपको मिल जाती है। अगले बात करते हैं, रैंच मवेशी पालन में पशु इसलिए पाले जाते हैं, किस लिए पाले जाते हैं, बिक्री के लिए बिल्कुल, दूध के लिए बिल्कुल, दुग्ध और भाव भाव वाहन के लिए बिल्कुल, उपयुक्त में से सभी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। मिश्रित खेती किससे संबंधित है, तो मिश्रित खेती किसे कहते हैं, जहाँ पर खेती भी हो साथ में पशुपालन भी हो तो उसे कहते हैं मिश्रित खेती। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, आंसर क्या रहेगा, तो बात करते हैं एक फॉर्म पर फसल उत्पादन भी करना है और बात करते हैं पशुपालन भी करना है, तो यहाँ पर एक फॉर्म पर ही दोनों चीजें होती रहें, उसी को हम मिश्रित खेती कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रित खेती कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा मुख्यतः गहन निर्वहन कृषि कार्य करता है, गहन माने संघनन, संघनन छोटे छोटे, तो जहां पर मानसून एशिया हमें देखने को मिलेगी, दक्षिण पूर्वी एशिया। अगले बात करते हैं, विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सर्वाधिक क्षेत्र पर होता है, तो सबसे ज्यादा क्रियाकलाप किस क्षेत्र पर आपको देखने को मिलता है, तो सबसे ज्यादा क्रियाकलाप कहाँ देखने मिलेगा, तो आपको कि पशुचारण जो होता है वो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है,
पशुचारण। अगले बात करते हैं, यहाँ देखा है कैलिफोर्निया का दक्षिणी पश्चिमी भाग जाना जाता है। जो कैलिफोर्निया में जाओगे दक्षिणी पूर्वी भाग जो है उसे किस नाम से जाना जाता है ये बताना है आपके लिए। ठीक है, तो किस समझेंगे, तो आपको कि भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कौन सा? भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गहन कृषि के लिए सर्वतोपयुक्त है? तो गहन कृषि मतलब संग्रहण कृषि के लिए कौन सी उपयुक्त है बताओ। बृहद फार्म आकार होगा। क्या संग्रहण कृषि होगी तो बृहद फार्म होंगे? बिल्कुल नहीं, ये तो यूएसए में देखने को मिलेंगे विस्तृत कृषि में। बात करते हैं, निम्न श्रमिक आगत होगी, उच्च उत्पादन दर होगी, या फिर बात करेंगे बरल बसे प्रदेश होंगे। देखो उच्च उत्पादन दर क्या होगी? ज्यादा होगी। संग्रहण कहाँ होगी खेती? जहां पर अच्छी खेती होती होगी। तो उच्च उत्पादन दर आपको यहां पर देखने को मिलेगी। कौन सी? उच्च उत्पादन दर आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। अगले बात करते हैं, तर खेती निम्नलिखित में से किस प्रदेश में की जाती है? तर खेती कहां पर मिलेगी? जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा आपको देखने को मिलेगी, वहां पर तर खेती आपको देखने को मिल जाती है। अगले बात करते हैं, फिर आ गया भाई, वेटलसी ने विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया था? तो व्हाइट व्हाइट लेसी व्हाइट, यहां पर ऐसा करो व्हाइट। व्हाइट माने क्या होता है? सफेद रंग। और सफेद रंग कहां लगाओगे? छत में। तो 36 ऐसे याद कर लो इसके लिए, तो आराम से याद हो जाएगा आपके लिए। तो व्हाइट लेसी ने विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया था? तो 1936 में। अगले बात करते हैं, आर्थिक भूदस्य की संकल्पना का उद्भव किस जर्मन शब्द से हुआ है? आर्थिक भूदृश्य है, इकोनॉमी भूदृश्य है, उसकी संकल्पना का उद्भव किस जर्मन शब्द से हुआ है ये बताना है आपके लिए। सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, एक बार देखना याद हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं, वो हो जाएगा लैंड सॉफ्ट। कौन सा है? आपको लैंड सॉफ्ट शब्द से आपको देखने को मिलेगा जर्मन के। ठीक है, अगली बात करते हैं, यहां देखा है रुडोल्फ पेटगेन के अनुसार आर्थिक भूगोल की अंतिम लक्ष्य क्या होता है? आर्थिक भूगोल, इकोनॉमी भूगोल का जो अंतिम लक्ष्य है वो कौन सा है ये बताना है। तो वह कौन सा है? आर्थिक भूदस्यों का निर्धारण है। कौन सा है? आर्थिक भूदस्यों का निर्धारण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बात करते हैं, आर्थिक भूगोल की कौन सी संकल्पना असत्य है? तो बात करते हैं, आर्थिक भूगोल की कौन सी संकल्पना असत्य है? तो असत्य आपसे पूछ रखा है, सत्य नहीं छांटना है, असत्य छांटना है। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा ये बताना है। पहले देखा है प्रादेशिक कार्यात्मक अन्योन्य क्रिया है, बिल्कुल होगी भाई। बात करते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप की स्थिति और स्थापना होगी, आर्थिक भूदस्यों का निर्धारण होगा, आर्थिक सामाजिक। अभी सामाजिक कहां से आया इसमें? अरे यहाँ पर राजनीति थोड़ी कर रहे हैं हम जो सामाजिक लेके आएंगे। तो आर्थिक अंतर संबंधों की विवेचना तो हो जाएगी मगर सामाजिक नहीं होगी। तो इसीलिए क्वेश्चन ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आर्थिक भूगोल की कौन सी संकल्पना असत्य है? जहां पर इकोनॉमी से हटकर अगर समाज की बात करेगा, पॉलिटिक्स की बात करेगा, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगली बात करते हैं, यहां देखा है एडवर्ड, कौन सा है? एडवर्ड एल उलमैन ने क्षेत्र और क्षेत्रीय अन्योन्य क्रिया को बताया था। क्या बताया था ये बताना है आपके लिए। इन्होंने क्या कहा था इसके लिए? तो आपको इन्होंने कहा था भौगोलिक अध्ययन की धुरी है। ये क्या है? यही तो भौगोलिक अध्ययन की धुरी है, ये इन्होंने बताया था। ठीक है, अगले बात करते हैं, ए के हिल्ब्रिक ने आर्थिक भूगोल की किस विशेषता की विशद व्याख्या की है? तो ए के फिल्ब्रिक ने आर्थिक भूदृश्य की किस विशेषता की विशद व्याख्या की है ये आपको यहां पर बताना है। ठीक है, तो बात करते हैं, क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन 7 तत्वों से निर्मित हुए हैं, इन्होंने ये बताया था। ठीक है, तो बात इन्होंने बताया क्या? तो आपको ए के फिलिबिक ने बताया कि क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन 7 तत्वों से निर्मित हुए हैं। बाकी बकवास माड़ी पढ़ने से फायदा नहीं है, डायरेक्टली ऑप्शन ही पढ़ो नया वाला। ठीक है, जो इंपोर्टेंट हो। वातावरण निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? वातावरण कैसा होता है भाई? प्राकृतिक होगा, सांस्कृतिक होगा, आध्यात्मिक? हम अध्यात्म थोड़ी लेना है इससे, वातावरण से अध्यात्म थोड़ी होगा जो हमें ज्ञान दे। तो बात करते हैं, प्राकृतिक हो जाएगा, सांस्कृतिक हो जाएगा, तो आंसर रहेगा और बा दोनों। ठीक है, अगले बात करते हैं, सीढ़ी नुमा खेती सामान्यतः कहाँ मिलेगी? पर्वतों पर। तो ये कहाँ मिलेगी? पर्वतीय, जहां पर चीनी हो गए, चाय के बागान हो गए, एक कॉफी के बागान हो गए, वहां देखने को आपको मिलेंगे, मसाले के बागान हो गए। तो बात करते हैं, विश्व का आर्थिक भूगोल। विश्व का आर्थिक भूगोल, फिर वही बात आगे किसने लिखी है ये बताओ। तो विश्व का आर्थिक भूगोल किसकी है? तो आपको ये 100 की है, हम पहले पढ़ चुके हैं इसके लिए। तो बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्थिक भूगोल संबंधित नहीं है? तो आपको कि गोट्स था, 100 था, और बात करते हैं, चिसोला भी पढ़ा है, डेविस नहीं था, है ना, डेविस नहीं था। अगले बात करते हैं, यहां रखा है, आर्थिक भूगोल के निम्न में से, आर्थिक भूगोल के निम्न में से किस क्षेत्र में अनेक भारतीय भूगोलवेत्ताओं का अध्ययन सर्वप्रथम आकर्षित देखने को मिल जाता है? वो कौन सा है? ठीक है,
तो कहाँ देखने को मिलेगा भाई, कृषि भूगोल, जो कृषि भूगोल है वहां पर लोग ज्यादातर अध्ययन देखने को मिलेगा, और खेती भी ज्यादा ही करते हैं। कृषि भूगोल की बात कर लेते हैं, ठीक है, तब भी आपको वही देखने को मिलेगा। निम्न में से कौन भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेशों के अंतर्गत नहीं है? तो निम्न में से कौन भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेशों के अंतर्गत नहीं है, वो बताना है कौन है। भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय, अब ये हमारी है पृथ्वी, ये आ गई भूमध्य रेखा, इसके पास में बताओ कौन है? क्या हमारा भारत है? भारत नहीं है। मैक्सिको है, कैलिफोर्निया है, चिली है, मगर भारत यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? गलत कथन कौन सा है? डेयरी फार्मिंग पूंजी संगन होती है? जो डेयरी फार्मिंग है वो पूंजी संगन होती है? डेयरी फार्मिंग में पूंजी ज्यादा लगती है? बिल्कुल लगती है। डेयरी फार्मिंग श्रम संगठन श्रम संगन होते हैं? बिल्कुल। यहां पर पैसा भी खर्च होता है, श्रमिक भी ज्यादा होते हैं। डेयरी फार्मिंग में अधिक लागत मूल्य लगता है? बिल्कुल लगता है। विश्व में सर्वत्र डेयरी फार्मिंग की क्रिया एक जैसी होती है? अब डेयरी फार्मिंग हर जगह एक जैसी होती है, ऐसे कैसे? हमारे यहाँ पर कुछ अलग उत्पादन होता है, अमेरिका में कुछ अलग उत्पादन होता है, वहाँ पर गायों के लिए और कुछ खिलाया जाता है चारा, अपने यहाँ पर कुछ और खिलाया जाता है, सब में अलग अलग होती है। आर्थिक भूगोल की अध्ययन विधियां हैं, जो आर्थिक भूगोल है उसकी अध्ययन विधियां कौन सी हैं, ये बताना है आपके लिए। तो आप कहोगे क्रमबद्ध विधि भी है, स्थानिक विधि भी है, और सैद्धांतिक विधि भी है, तो आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। बात करें हैं उत्तरी अमेरिका में प्रेरी मैदान, देखो मैंने कहा ना उत्तरी अमेरिका के प्रेरी मैदान, उत्तरी अमेरिका के प्रेरी मैदान में की जाने वाली कृषि कैसी आपको देखने को मिलेगी? तो मैंने पहले बताया है, वहां पर आपको क्या मिलेगी? ये मिलेगी व्यापारिक कृषि। कौन सी? व्यापारिक खाद्यान्न कृषि यूएसए में आपको देखने को मिलेगी। कौन सी? व्यापारिक खाद्यान्न कृषि आपको कहाँ मिलेगी? यूएसए में देखने को मिलेगी। बात करते हैं कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेशों में शामिल नहीं है? तो कौन सा क्षेत्र है जो भूमध्य सागर के पास में आपको देखने को नहीं मिलेगा? देखो फ्रांस मिलेगा, कैलिफोर्निया मिलेगा, इटली मिलेगा, मगर बात करते हैं हंगरी, वहां पर नहीं मिलेगा आपके लिए, ठीक है। अगले बात करते हैं व्यापारिक बागाती कृषि निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं होती है? जो व्यापारिक बागाती की बात कर रहा है, कृषि कहाँ देखने को नहीं मिलेगी? व्यापारिक बागाती कृषि जो है वो कहाँ देखने को नहीं मिलेगी? देखो बात करते हैं लैटिन अमेरिका में होगी, अफ्रीका में होगी, दक्षिणी पूर्वी एशिया में नहीं होगी, ठीक है, एशिया में नहीं होगी बागाती। अगली बात करते हैं, क्या कह रहा है ये? व्यापारिक बात करते हैं व्यापारिक बागाती कृषि निम्न में से किस क्षेत्र, हाँ ठीक है, नहीं होती, तो बात करें दक्षिण एशिया में। अगले बात करते हैं चावल विहीन, चावल विहीन जहां पर चावल नहीं होते, विहीन माने नहीं होते, चावल विहीन गहन निर्वाहन कृषि क्षेत्र कहते हैं, किसको कहते हैं? जहां पर चावल नहीं होंगे। तर खेती में तो बहुत अच्छे होते हैं, पठारी खेती में भी होते हैं, नम खेती में होते हैं, मगर शुष्क खेती में चावल उत्पादन नहीं होता है, वही देखा चावल विहीन, मतलब चावल जहां पर नहीं होते। अगले बात करते हैं स्थानांतरणशील कृषि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में नहीं है? हाँ, किस प्रदेश में नहीं होती है झूम खेती, ये आपसे पूछ रखा है सिंपली। तो झूम खेती कहां पर नहीं होती, ये आपको यहां पर बताना है। झूम खेती कहां पर नहीं होती है? देखो झूम खेती की बात करें दक्षिणी पूर्वी एशिया में नहीं होती है, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल आंसर हो जाएगा। दक्षिणी पूर्वी एशिया में, दक्षिणी पूर्वी दो जगह दे रखा है यहाँ तो भाई, तो ये दोनों के दोनों हो जाएंगे दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है। अगली बात करते हैं आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र कौन सा? आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र निम्नलिखित के अध्ययन को सम्मिलित नहीं करता है, बताओ। तो बात करते हैं, वो जाएगा जनसंख्या वितरण, कौन सा? जनसंख्या वितरण। अब जनसंख्या से मतलब ही क्या है इसमें, ठीक है, वन से हो जाएगा, परिवहन से हो जाएगा, मृदा से हो जाएगा। अगले बात करते हैं आर्थिक भूगोल के अध्ययन की विधि नहीं है। आर्थिक भूगोल जो है उसके अध्ययन की विधि कौन सी नहीं है? तो आपको कि व्यावहारिक जो उपागम है वही नहीं है, ठीक है। अगले बात करते हैं, देखो वस्तुगत हो जाएगी, सैद्धांतिक हो जाएगी, प्रादेशिक हो जाएगी, पढ़ चुके हैं पहले ही हम। व्यापारिक नहीं होगी। बात करते हैं किस कृषि में भूमि के एक भाग से वर्ष में अनेक फसलें प्राप्त की जाती हैं? तो वो कहाँ मिलेंगी आपको? गहन निर्वाहन कृषि में। कहाँ पर? गहन निर्वाहन कृषि में आपको देखने को मिलेंगी, जहां पर संग्रहण होगा, जहां ज्यादा लोग खेती करते होंगे। बात करते हैं निर्वाहक कृषि में चावल प्रधान कृषि को कहा जाता है। चावल प्रधान कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं शाबाह कृषि। कौन से कहते हैं इसको? इसको जहां पर चावल खेती ज्यादा होगी वहां उसको शाबाह कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? शाबाह कृषि कहते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं, यहां रखा है डी वेटलिसी द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक कृषि वर्गीकरण विभिन्न
भिन्नता के 4 प्रधान आयामों पर आधारित है, जिनमें 3 आयाम तीव्रता, व्यापारिकता, गतिशीलता और चौथा आयाम कौन सा है वो बताना है आपके लिए। तो चौथा आयाम कौन सा होगा? यांत्रिकरण। जब तक यांत्रिकरण नहीं होगा तब तक काम कैसे चलेगा? तीव्रता हो जाएगी, व्यापरिकता हो जाएगी, गतिशीलता भी हो जाएगी, तो यांत्रिकता भी तो चाहिए। अगले बात करते हैं, मनुष्य के क्रियाकलापों को निश्चित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी होता है? तो मनुष्य के क्रियाकलापों को निश्चित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी होता है? तो आपको स्थलाकृति होती है, मिट्टी भी होती है, जलवायु भी होती है। तो आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। परिवहन के लिए स्वेज गाड़ी का सहारा किस प्रदेश के लोग लेते हैं? तो स्वेज गाड़ी, जो स्वेज गाड़ी होती है मतलब बर्फ पर चलाई जाती है, बर्फ पर। ये स्वेज गाड़ी कहाँ चलेगी? बर्फ पर। और बर्फ कहाँ मिलेगा? टुड्रा में देखने को मिलेगा। टेगा पहले पड़ जाता है, टुड्रा बाद में। ऐसा देखो, यहाँ पर भूमध्य रेखा हो गई, यहाँ पर कैसे हो जाएंगे? यहाँ पर सदाबहार वन, उसके बाद अगले आ जाएगा मानसूनी वन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आ जाएगा, उसके बाद टेंगा होगा, फिर लास्ट में टुड्रा हो जाएगा। और टुड्रा में क्या मिलेगा आपको? टुड्रा में देखने को मिलेगा आपके लिए क्या? आपको यहाँ पर स्वेज गाड़ी चलाई जाती है टुड्रा प्रदेशों में। अगले बात करते हैं, यहाँ देखा है पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान कहाँ होता है? ये होता है मिश्रित खेती में। कहाँ पर? मिश्रित खेती में पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिलेगा, ठीक है। अगले बात करते हैं, व्यापारिक उद्यान कृषि विशेषता है। जो व्यापारिक उद्यान कृषि है वो किसकी विशेषता है? ठीक है भाई। तो बात करते हैं, यहाँ देखा है व्यापारिक खाद्यान्न कृषि विशेषता है। जो व्यापारिक खाद्यान्न कृषि है वो किसकी विशेषता है? देखो बात करते हैं, तुम्हारा जो बोलगा है, बोलगा कहाँ मिलेगा आपको? बोलगा जो है वो कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा उत्तरी सॉरी ये मिलेगा यूरोप में। यूरोप कहाँ पर? आपको चाइना में आपको देखने को मिलेगा बोलगा मैदान, ठीक है। बो बेसिन ये आपको मिलेगा दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलेगा। ये बात करते हैं पो बेसिन, ठीक है। यहाँ पर आपको आप देखोगे पंपास, पंपास कहाँ मिलेगा? अर्जेंटीना का। और यही बिल्कुल हो जाएगा व्यापारिक खाद्यान्न कृषि की विशेषता कौन सी मिलेगी? पंपास मैदान मिलेंगे। कौन से? पंपास मैदान आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बात करते हैं कौन सा सही नहीं है, वो डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं। स्थानांतरित खेती की विशेषता खेतों का आवर्तन, ना कि शस्यावर्तन। ये तो सही है, ठीक है। कौन सा सही नहीं है? गहन निर्वाह कृषि में पशुपालन अधिक विकसित होता है। तो गहन निर्वाह कृषि जहां पर लोग ज्यादा होंगे, क्या पशुपालन ज्यादा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, वहां पर पशुपालन कम होगा। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। गलत दे रखा है यहीं पर, ठीक है। अगले बात करते हैं, यहां दे रखा है तुम्हारा, निम्नलिखित में कौन सा कथन आर्थिक भूगोल पर सुपरिभाषित करता है? जो आर्थिक भूगोल है उसको सुपरिभाषित कौन करता है? तो आप कहोगे क्या करता है? यह आर्थिक क्रियाओं के अंतर प्रादेशिक और प्रादेशिक कार्य कारण अंतर संबंधों का अध्ययन करता है, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, यहां देखा आर्थिक भूगोल मानव के जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने वाली समानता और विषमता का अध्ययन कहलाता है। ये परिभाषा किसने दी? हमने पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। किसने? फर्मी ने, मर्फी ने। फर्मी आ रहा है ना, मर्फी ने। अगले बात करते हैं, आर्थिक भूगोल की उपयुक्त परिभाषा में क्या शामिल है? बताना है। आर्थिक भूगोल की उपयुक्त परिभाषा में क्या शामिल है? तो आपको यहां पर है आर्थिक कारकों का क्षेत्रीय वितरण प्रारूप। कौन सा? आर्थिक कारकों का क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगले बात करते हैं, यहां देखा है आधुनिक आर्थिक भूगोल के जनक माने जाते हैं। आधुनिक आर्थिक भूगोल के जनक कौन माने जाते हैं? आधुनिक आर्थिक भूगोल के जनक कौन माने जाते हैं? कौन है? आप कहोगे यह है चिसोल्म। कौन है? चिसोल्म। आधुनिक आर्थिक भूगोल के जनक कौन मानते हैं? चिसोल्म। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शाखा आर्थिक भूगोल संबंधित नहीं है? आर्थिक भूगोल संबंधित कौन सी नहीं है ये आपको यहां पर बताना है। तो बात करते हैं, कृषि भूगोल है, औद्योगिक भूगोल है, परिवहन भूगोल है, मगर अधिवास, ये बात से कहां से मतलब आ गई भाई? यही नहीं है, ठीक है। हमारे लिए कोई इकोनॉमी डेवलप थोड़ी करेगी अधिवास बना देंगे, घर बना देंगे। तो आर्थिक भूगोल के निम्न में से किस क्षेत्र में अनेक भारतीय भूगोलवेत्ताओं का अध्ययन सर्वाधिक आकर्षित किया है? भाई तो सबसे ज्यादा आकर्षित किसने किया है आपको? कृषि भूगोल ने। तो आंसर क्या रहेगा? कृषि भूगोल।
तो ये इस प्रकार से आपके क्वेश्चन सारे के सारे समाप्त होते हैं यूनिट नंबर 1। कौन सा? यूनिट नंबर 1 मैंने आपकी पहली वीडियो पूरी खत्म कर दी। 97 क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे प्रकार से मैंने आपको एक्सप्लेन भी किए। मेरा मानना है कि आपको हर चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना है तो साइट पर चले जाओ paperhacker.in, वहाँ पर आपको सब कुछ अवेलेबल है। प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी वहीं पर, पढ़ सकते हो, प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसकी, वहीं मिल जाएगी आपके लिए पूरी की पूरी, ठीक है। सब कुछ आपको अवेलेबल है वहाँ पर, जो चाहो वो आपको देख सकते हो, या आप चैनल के अंदर भी प्लेलिस्ट देख सकते हो, वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यूनिट नंबर आज हमने खत्म कर दी। कल सेकंड यूनिट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। कल हम देखेंगे, कल किसके बारे में देखने वाले हैं, तो कल संसाधन देखने को मिलेंगे, जैविक वगैरह संसाधन होते हैं, तो उनके बारे में कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।